नमस्कार। आज हम क्लास में प्रशासनिक व्यवहार में दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु कम्युनिकेशन या संचार के बारे में जानेंगे कि संचार अर्थात कम्युनिकेशन संगठन के विभिन्न लोगों के बीच, संगठन और बाहर के लोगों के बीच किस प्रकार का, एक संगठन से दूसरे संगठन के बीच किस प्रकार की वार्तालाप होती है, बातचीत होती है, उसको संचार के रूप में हम जानेंगे। ये संचार एक संगठन का महत्वपूर्ण सिद्धांत भी है और संगठन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जरूरी भी है। एक विचारक मिलेट ने संचार की तुलना किसी भी प्रशासनिक संगठन में रक्त प्रवाह के रूप में की है कि जैसे मनुष्य को जीवित रहने के लिए ब्लड का सर्कुलेशन जरूरी है, वैसे ही संचार को जीवित रखने के लिए संगठन को जीवित रखने के लिए संचार जरूरी है। ये प्रबंधन का फिपनर ने बोला है कि ये प्रबंधन का हृदय है। तो ये संचार का महत्व था, ये प्रबंधन का हृदय भी है और रक्त प्रवाह के रूप में, संगठन का रक्त प्रवाह के रूप में भी काम करता है। अब हम देखते हैं इसकी कई डेफिनेशन देख लेते हैं कि संचार की मुख्य मुख्य परिभाषाएं क्या क्या है। कीथ डेविस ने जो परिभाषा दी है वो एकदम सरल सीधी परिभाषा है कि संचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सूचनाओं के गुजरने और समझने की प्रक्रिया है। दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, 2 पर्सन होने चाहिए कम्युनिकेशन के अंदर, और सूचनाओं को गुजरना और उनको समझना दोनों इंपॉर्टेंट है, ना कि सिर्फ सूचनाओं को देना, उन सूचनाओं को समझना भी इंपॉर्टेंट है। वहीं दूसरी परिभाषा जब हम देखते हैं पीटर ड्रगर की, उसने बोला है कि संचार है वो किसी उद्यम अर्थात एंटरप्राइजेज के अंदर मौजूद विभिन्न वर्किंग ग्रुप की एक दूसरे को और एक दूसरे के कार्यों और उद्देश्य को समझने की क्षमता है। तो इस प्रकार संचार संगठन में काम करने वाले विभिन्न वर्किंग ग्रुप को समझने और उनके उद्देश्य और कार्यों को समझने की क्षमता है। तो इस प्रकार अगर हम परिभाषाओं को देखते हैं तो उससे स्पष्ट है कि संचार का जो मर्म है वो सूचना को समझना है, न कि सूचना को भेजना। जो सूचना, ऐसा नहीं कि सूचना भेज के अपने काम से इतिश्री कर ली, नहीं। संचार का मतलब जो सूचना भेजी उनको एक सरल वे में भेजा जाए कि सामने वाला भी इजीली उसको समझ सके। तो संचार का जो मर्म है वो है सूचना को समझना, ना कि सूचना को फॉरवर्ड करना या भेजना। अब हम देखेंगे संचार कितने प्रकार का होता है, टाइप्स कितने संचार के। एक संगठन में संचार के जो मुख्यतः 3 पहलू होते हैं। आंतरिक संचार, आंतरिक मतलब संगठन के अंदर, दूसरा बाहरी संचार और तीसरा अंतर्व्यक्तिक संचार। ये तीनों क्या होता है इसके बारे में हम देखते हैं। पहला हम देखते हैं कि आंतरिक संचार। तो इसका सरोकार है वो संगठन और इसके कर्मचारियों के बीच के संबंधों से है, और ये संगठन में ऊपर की ओर, नीचे की ओर, आर पार किसी भी तरफ हो सकता है कि नीचे से भी ऊपर सूचना जाए, ऊपर से भी नीचे जाए, और एक लेवल के कर्मचारियों के बीच भी सूचना का प्रवाह हो। तो ऊपर की ओर जो सूचना जाती है, ऊपर की ओर संचार का सरोकार होता है कर्मचारियों के प्रबंधन के साथ संबंध, कि कर्मचारी ऊपर भेजते मतलब प्रबंधन के साथ। और नीचे की ओर जो संचार होता है उसका सरोकार होता है मैनेजमेंट का एम्प्लॉय के साथ रिलेशन का। ऊपर मैनेजमेंट बैठता है, उसके नीचे कर्मचारी, तो ऊपर नीचे की ओर मतलब मैनेजमेंट से एम्प्लॉय की तरफ सूचना। जो संचार ऊपर की ओर जाता है उसमें परफॉर्मिंग रिपोर्ट जाती है, प्रदर्शन रिपोर्ट, और कार्य की समस्याएं होती है कि हमने ऐसा काम किया है और ये हमारी कार्य की समस्या, इनको आप सोल्व कीजिए, ये है। और जो दूसरा होता है वो नीचे की ओर संचार आता है, वो जैसे मैनेजमेंट से कर्मचारी की ओर, वो आदेश और निर्देश के रूप में होता है, ऑर्डर के रूप में होता है, वो नीचे के अधिकारी को दिया जाता है, नीचे कर्मचारी। और जो आर पार का संचार होता है उसका सरोकार संगठन में एक जैसे अधिकार रखने वाले कर्मचारियों के बीच के संबंधों से होता है। तो इस प्रकार जो अधोमुखी संचार है वो प्रकृति से ऊर्ध्वाधर है, और जबकि आर पार का संचार क्षैतिज होता है, ऊर्ध्वाधर हॉरिजेंटल और वर्टिकल। और जो बाहरी संचार है उसका सरोकार होता है संगठन और जनता के बीच के संबंधों से।
इसलिए इसे जन संबंध भी जाता है। एक संगठन होता है, उसके पब्लिक के साथ कैसा रिलेशन है, उससे बाह्य संचार। अंतर्व्यक्तिक सरोकार होता है, संचार उसका उद्देश्य सरोकार या कर्मचारियों के बीच के आपसी संबंधों से होता है। तो ये संचार के 3 प्रमुख टाइप थे। अब हम देखते हैं कि संचार के माध्यम क्या है, किन किन मीडियम से संचार हो सकता है। तो संचार के 3 माध्यम होते हैं, दृश्य विजुअल, ऑडियो और ऑडियो विजुअल दोनों। इसके अलावा भी है, जैसे सम्मेलन होता है, इंटरव्यू होता है, ये इत्यादि भी होता है। और जो श्रव्य विजुअल माध्यम है उसमें सर्कुलर होती है, रिपोर्ट होती है, डायग्राम फॉर्म होती है, इत्यादि होती है। और टेलीविज़न, ध्वनि, गति, ये सब विजुअल ऑडियो दोनों के माध्यम होते हैं। इसके माध्यम से संचार होता रहता है। वर्तमान में क्या है कि लोक प्रशासन में जो सम्मेलन होता है, कॉन्फ्रेंस होता है, उसने लोकप्रियता प्राप्त कर ली है अत्यधिक, क्योंकि ये प्रक्रिया विलंब से बचाती है और लाल फीताशाही अर्थात लेट लतीफ़ी को घटाती है और तदनुरूपता को कम करती है, अर्थात कार्य के दोहराव को कम करती है। तो मिलेट है वो कहता है कि संचार जो सम्मेलन के माध्यम से होता है, तो इस पद्धति में सबसे पहले क्या करता है, किसी समस्या के बारे में जानकारी प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। फिर क्या करते हैं, समस्या के समाधान में मदद होती है। फिर निर्णयों की स्वीकृति और कार्यान्वयन हासिल करने में सक्षम बनती है। फिर संगठन में काम कर रहे अफसरों के बीच एकता का बोध कराती है। फिर क्या होता है, प्रशासनिक कर्मचारियों के बीच सूचना का आदान प्रदान को बढ़ावा देती है। और अंतिम, कर्मचारियों को मूल्यांकन करने में हेल्प करती है। तो ये संचार के माध्यम है। अब संचार की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार होती है, संचार की प्रोसेस किस प्रकार घटित होती है। क्लॉड सेनन और वॉरेन वीनर ने जो संचार की प्रक्रिया, उसका जो व्यापक सर्वाधिक रूप से इस्तेमाल होने वाला मॉडल है वो विकसित किया था। और इसके 8 मुख्य संगठक हैं। पहला है स्रोत। स्रोत का मतलब संचार की शुरुआत करता है स्रोत, और यह विचार है, चिंतन है, आवश्यकता है, इरादों और अन्य सूचनाओं को दूसरे व्यक्ति को भेजता है सोर्स से। दूसरा है वो है एनकोडिंग या अभिकूटन। ये वह प्रक्रिया है जिसमें भेजे जाने वाले विचार को कूट या प्रतीकों के एक समुच्चय के रूप में अभिव्यक्त करते हैं और रूपांतरित करते हैं। कि एनकोडिंग की सूचनाओं को सीधा ना बोलकर किसी प्रतीकों के रूप में एनकोडिंग करके भेजते हैं। जैसे नाम है कि संचार को हमने ए लिख दिया, ए कोडिंग कर दिया, ए का मतलब संचार होता है। तो इस प्रकार एनकोडिंग की जाती है। फिर होता है संदेश। संदेश क्या होता है कि जो एनकोडिंग से पैदा होने वाला वास्तविक भौतिक उत्पाद है, कि जो आप भेजना क्या चाहते हो। जैसे ए संदेश को आपने ए लिखा, तो वो उसको ए को पढ़ने की क्षमता होता है। इसका अर्थ होता है ये उस अर्थ का प्रतिनिधित्व करता है जो स्रोत देना चाहता है। स्रोत से आपने सूचना भेजी, एनकोडिंग कर दिया। संदेश मतलब जो आप देना चाहते हो उसको प्रतिनिधित्व करता है। चौथा है मार्ग। मार्ग वह माध्यम है जिसके जरिए संदेश भेजा जाता है, और यह स्रोत और प्राप्तकर्ता के बीच जोड़ने वाली एक कड़ी है। नेक्स्ट जो संचार का प्रक्रिया है वो है डिकोडिंग या अवकूटन। डिकोडिंग वही हो गई वह प्रक्रिया जो संदेश को ऐसे रूप में बदलती है जिससे कि प्राप्तकर्ता उसे समझ सके। डिकोडिंग को एनकोड करना मतलब जो आप देना चाहते हो, जैसे संदेश को ए लिखा है तो वापस ए भेजा, तो डिकोडिंग का मतलब ए को संदेश वो पढ़ेगा, तो इस वो प्रक्रिया जिससे वो प्राप्तकर्ता उसको समझ सके। छठी जो प्रक्रिया है वो है प्राप्तकर्ता। प्राप्तकर्ता वह व्यक्ति है जिसे संदेश भेजा जाता है, वो प्राप्तकर्ता होता है। सातों वो है फीडबैक। फीडबैक क्या होता है, प्राप्तकर्ता जो संदेश को प्राप्त करता है उसका वह जवाब है जो सूचना को भेजता है, जो स्रोत को यह जानने में सक्षम बनाता है कि संदेश उसी रूप में प्राप्तकर्ता को मिला है और उसके द्वारा समझा गया है जैसा कि वह वास्तव में था।
ये फीडबैक होता है कि आपने जिस रूप में संदेश को भेजा मुझे उसी रूप में वो संदेश मिला और उसी रूप में जिस रूप में आप मुझे समझाना चाहते थे उसी रूप में मैंने उस संदेश को समझा है। तो ये होता है फीडबैक। अंतिम जो प्रक्रिया वो होती है शोरगुल। शोरगुल के संचार के हर अंग में मौजूद वे कारक होते हैं जो संदेश की विश्वसनीयता को घटाते हैं। शोरगुल होता है कि संदेश की विश्वसनीयता घट जाती है उससे। तो यह संचार प्रक्रिया के किसी भी चरण में घटित हो सकता है। इसका कोई ऐसा चरण नहीं है कि वो किसी भी प्रोसेस में घटित हो सकती है। तो ये है संचार की पूरी प्रक्रिया। हमने आज की क्लास में जाना, संचार का महत्व पढ़ा पहले, फिर परिभाषा, फिर माध्यम और अंतिम में प्रक्रिया। नेक्स्ट क्लास में हम संचार के जो विभिन्न नेटवर्क या मार्ग है उनके बारे में और संचार में आने वाली बाधाएं और समस्याएं और संचार के सिद्धांतों के बारे में जानेंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।